हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के फुल सिलेबस टेस्ट 1 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। वैसे तो लगभग 40-50 के आसपास में इम्तिहान के सेक्शनल टेस्ट कंडक्ट हुए हैं। उसके बाद से इम्तिहान के फुल सिलेबस का ये पहला टेस्ट है और इस टेस्ट पेपर में पॉलिटी के 15 क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी के 15, साइंस के 30, हिस्ट्री के 35, ज्योग्राफी के 20, करंट अफेयर के 25 एंड मैथ के 10 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 40। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। अनुच्छेद 38 वेलफेयर ऑफ पीपल की बात करता है। अनुच्छेद जो 39 है आर्टिकल 39, ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है। अनुच्छेद 41 जो है ये कहता है कि बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता की स्थिति में लोक सहायता के अधिकार की बात ये करता है। यानी कोई भी पर्सन यदि वृद्धावस्था में है, बीमारी से ग्रसित है, निःशक्तता से ग्रसित है, तो वैसी स्थिति में उसे लोक सहायता पाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, उपरोक्त में से कितने न्यायालयों में परिवर्तनीय नहीं हैं? तो इसमें से मौलिक अधिकार तो न्यायालय में परिवर्तनीय है, यानी इन्फोर्सेबल है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी ये नहीं है और मौलिक कर्तव्य भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो इसमें से 2 और 3, इनमें से केवल 2, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में नगरपालिका के सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो भारतीय संविधान के भाग 9A के आर्टिकल 343D के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य में नगरपालिका के सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल को है। तो इसमें से राज्य का राज्यपाल हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना? तो इसमें से 61वां संविधान संशोधन जो है, इस संशोधन के माध्यम से वोटिंग के एज को 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना था। तो इसमें राइट ऑप्शन बी होगा। और 21वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में सिंधी को जोड़ा गया था, यानी शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। और 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1999 में आया था और 2000 में लागू हुआ था, इसने आर्टिकल 334 में संशोधन किया था और उसके तहत SC, ST और एंग्लो इंडियंस के रिजर्वेशन को अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो ये संथानम समिति के अनुशंसा पर 1964 में किया गया था, राइट ऑप्शन ए होगा। सरकारिया आयोग का गठन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 9 जून 1983 को हुआ था। केंद्र और राज्यों के बीच से संबंधित ये आयोग था और इसने अपना प्रारंभिक रिपोर्ट 1987 में सौंपा था और फाइनल रिपोर्ट 1988 में सौंपा था और ये जो है बीपीएससी में पूछा गया है। तीसरा है दिलीप पंडगांवरकर समिति। इस समिति का गठन किया गया था 2010 में, जम्मू एंड कश्मीर में पीस लाने से संबंधित था ये। अगला है रंगराजन समिति। ये गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित ये समिति थी। इस समिति का गठन किया गया था गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए और इस समिति ने कहा था कि शहरों में रहने वाले लोग यदि 47 रुपया से डेली 47 रुपया से कम खर्च करते हैं और गांव में रहने वाले 32 रुपया से कम खर्च करते हैं प्रतिदिन, तो वे गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं और इससे ज़्यादा खर्च करने वाले लोग गरीबी रेखा के अंतर्गत नहीं आते हैं। वहीं सुरेश तेंदुलकर समिति ने कहा था कि शहरों में प्रतिदिन
₹33 और गाँवों में प्रतिदिन ₹27 खर्च करने वाले लोग गरीब हैं। यानी शहरों में प्रतिदिन ₹33 और गाँवों में प्रतिदिन ₹27 या इससे कम खर्च करने वाले लोग गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 371 अनुच्छेद 371 नागालैंड के विशेष प्रावधान से संबंधित है, तो इसमें से एक का नागालैंड हो जाएगा। इसमें मिलान नहीं करना है, देखना है कि कौन सही मिलान किया हुआ है। तो 371 नागालैंड के विशेष प्रावधान से संबंधित है, तो 1 तो सही से मिलान नहीं किया गया है। 371 ये मणिपुर के विशेष प्रावधान से संबंधित है, तो सेकंड वाला सही है। और 371 ये जो है आंध्र प्रदेश के विशेष प्रावधान से संबंधित है, तो तीसरा भी गलत है यहाँ से। और 371 ये जो है मिजोरम के विशेष प्रावधान से संबंधित है, तो इसमें से ये चौथा सही है, यानी दूसरा और चौथा सही है, पहला और तीसरा गलत है। तो ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है, तो इसमें से 2 पेयर जो है वो सही सुमेलित है। कौन सा? 2 और 4, तो केवल 2 और 4 राइट ऑप्शन बी होगा। भारतीय संविधान में केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये कनाडा के संविधान से ली गई है। एक मजबूत केंद्र वाले संघ का प्रावधान, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये सभी प्रावधान जो है कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन बी होगा। अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई है? अमेरिका के संविधान से न्यायिक समीक्षा की अवधारणा, प्रस्तावना का विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का महाभियोग, ये सारे प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम, बाई कैमरलिज्म, सिंगल सिटीजनशिप, ये सब प्रावधान जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और DPSP आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्य के किन राज्यों से संबंधित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है, तो 4 राज्यों का AMTM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम, इसमें से राइट ऑप्शन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम बी में दिया हुआ है, राइट ऑप्शन बी होगा। 9वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची शामिल है जिन्हें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। प्रथम संशोधन द्वारा अनुसूची को संविधान का अंग बनाया गया था, ये भी सही है। अनुसूची के तहत संरक्षित अधिकांश कानून कृषि या भूमि के मुद्दों से संबंधित है, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो 1 2 3 राइट ऑप्शन डी होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग अपनी रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है, तो केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति को और राज्य स्तर पर राज्यपाल को सौंपता है, राष्ट्रपति होगा, राइट ऑप्शन सी। और कैग के रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सांसदों के विशेषाधिकारों और शक्तियों से संबंधित है, तो वो है आर्टिकल 105, राइट ऑप्शन बी होगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है, तो निर्वाचन आयोग से है, इलेक्शन कमीशन से, राइट ऑप्शन ए होगा। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है, तो भारत के संविधान के प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक। इसके अलावा राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी DPSP का मुख्य संबंधी सामाजिक एवं आर्थिक न्याय से है, लेकिन फंडामेंटल राइट में कहीं भी आर्थिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसमें प्रस्तावना तथा DPSP दोनों ही हो जाएगा, प्रस्तावना तथा नीति निदेशक तत्वों में राइट ऑप्शन बी होगा। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, नहीं, मनोनीत सदस्य भी चुनाव में भाग लेते हैं, तो इस कारण से सेकंड स्टेटमेंट गलत है, केवल एक सही है, राइट ऑप्शन ए होगा।
किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि वर्ष 2026 तक प्रत्येक विधानमंडल में सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं की जाएगी? तो वो था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001। राइट ऑप्शन बी होगा। रुपये के कमज़ोर होने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? तो बढ़ती निर्यात की लागत तो नहीं हो सकता है, निर्यात का लागत बढ़ेगा तो रुपया कमज़ोर नहीं होगा। चालू खाता का घाटा बढ़ना, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट जब बढ़ेगा तब रुपया कमज़ोर होगा, ये सही है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, जब कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी तो आयात का जो है लागत बढ़ जाएगा, इस कारण से रुपया कमज़ोर हो जाएगा। तो तीसरा भी सही है। तो 2 और 3 नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो केवल 2 और 3 राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूआईडीएफ का पूर्ण रूप क्या है जिसे केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार स्थापित किया गया था? तो यूआईडीएफ का मतलब होता है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यानी शहरी आधारभूत संरचना विकास निधि। राइट ऑप्शन ए होगा। सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत से नीचे ले जाने की बात दोहराई है? 4.5% तक नीचे लाने की बात दोहराई गई है। राइट ऑप्शन बी होगा। त्वरित अनुमान के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए बिहार की जीएसडीपी की वृद्धि दर वर्तमान मूल्यों पर है। तो ये पिछले साल 2020-21 में बिहार की जो जीएसडीपी थी वो 587.15 हज़ार करोड़ रुपये थी। वहीं 2021-22 में 675.45 हज़ार करोड़ रुपये थी, और दोनों का डिफरेंस करके हम निकालें तो ये परसेंटेज आता है 15%। राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला समग्र बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिलों में से नहीं है? तो बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिले जो हैं वो हैं पटना, उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद मुंगेर। पटना, बेगूसराय और मुंगेर। तो पटना, बेगूसराय और मुंगेर के बाद में बच जाता है नालंदा। नालंदा जो है बिहार के 3 समृद्ध जिलों में से नहीं है। राइट ऑप्शन डी होगा। और बिहार के 3 सबसे कम विकसित जिले कौन से हैं? तो वो है सीतामढ़ी, अररिया और शिवहर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो इसमें से यह वित्तीय प्रणाली के नियामक और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है, ये सही है। यह विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है, ये भी सही है। यह व्यवसाय को ऋण सुविधा प्रदान करता है और आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है। ये किसी को भी ऋण सुविधा प्रदान नहीं करता है, चाहे वो व्यावसायिक बैंक हो या कोई भी बिजनेसेस हो, उसके लिए ये ऋण सुविधा प्रदान नहीं करता है, इसलिए ये सी गलत है। यह मुद्रा नोटों को जारी करता है, विनिमय करता है और नष्ट कर देता है, डी सही है। इसमें से गलत है सी, सो राइट ऑप्शन सी होगा। भारत में निम्नलिखित में से किसने नगरपालिका वित्त रिपोर्ट जारी की है? आरबीआई ने जारी किया है। आरबीआई ने नगरपालिका वित्त रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने नगर निगमों के कामकाज में कई कमियों को उजागर किया है, जिसमें कहा गया है कि भारत में स्थानीय शासन की संरचना के संस्थागत होने के बावजूद उनके कामकाज में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। परिणाम स्वरूप भारत में शहरी आबादी के लिए आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता खराब बनी हुई है। तो आरबीआई हो जाएगा राइट ऑप्शन बी। निम्नलिखित को मिलाएं। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, तो ए का 1 हो जाएगा। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है, बी का 2 हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध समुद्री उत्पादन से है, सी का 3 हो जाएगा। और स्वर्ण क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है, तो डी का 4 हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार में 2016 से 2022 तक कुल 1356 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। इनमें से अधिकतम विस्तार किस जिले में दर्ज किया गया है? तो सबसे ज़्यादा एनएच का निर्माण किया गया है समस्तीपुर में 127 किलोमीटर। सेकेंड स्थान पे पटना आता है, 111 किलोमीटर एनएच का निर्माण हुआ है। और थर्ड स्थान पे ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण आता है, वहाँ पे 107 किलोमीटर एनएच का निर्माण किया गया है। तो इसमें से समस्तीपुर हो जाएगा राइट ऑप्शन ए। इसके अलावा सबसे ज़्यादा एनएच की लंबाई जो है वो पटना में है, 506 किलोमीटर।
उसके बाद मधुबनी 322 किलोमीटर और मुजफ्फरपुर तीसरे स्थान पे है 297 किलोमीटर। और सबसे कम जो NH की लंबाई वाले जो ज़िले हैं वो हैं शिवहर, वहाँ 22 किलोमीटर है, शेखपुरा 46 किलोमीटर और लखीसराय 51 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट विश्व बैंक नहीं जारी करता है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। ये ऑप्शन गलत है। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, ये सही है। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा जारी किया जाता है, ये सही है। विश्व ऊर्जा आउटलुक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है, ये भी सही है। गलत कौन सा है? ए गलत है, सो राइट ऑप्शन ए होगा। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब तक भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना देगा? तो 2047 तक। उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार श्री अन्न के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत दुनिया में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। तो पहला स्थान है उत्पादन में, राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के सभी छात्रों के विवरण का प्रबंधन करने और शिक्षा से संबंधित संपूर्ण संवितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? मेधा सॉफ्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के नामांकन का विवरण स्कूल स्तर पर लिया जाता है और शिक्षा विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के लिए छात्र की पात्रता का पता लगाया जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा, मेधा सॉफ्ट। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना का समय था 1980 से 85 तक और 2 अक्टूबर 1980 को इस पंचवर्षीय योजना के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो एकीकृत ग्रामीण विकास, राइट ऑप्शन ए होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये केवल रबी फसली मौसम के लिए घोषित किए जाते हैं? नहीं, रबी और खरीफ दोनों ही के लिए, तो ये गलत है। उन्हें वर्ष में एक बार घोषित किया जाता है? नहीं, वर्ष में 2 बार घोषित किया जाता है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। MSP की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP की सिफारिशों पर की जाती है, ये स्टेटमेंट सही है। तो इसमें से केवल 3 सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। पटना में 1857 के विद्रोह को निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था? तो 3 जुलाई 1857 को पटना में पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह को दबाया था, इसका दमन किया था पटना का कमिश्नर विलियम टेलर ने। तो राइट ऑप्शन डी होगा, विलियम टेलर। निम्नलिखित रचनाओं और उसके लेखक के जोड़े में से कौन सुमेलित नहीं है? विक्रमांक देव चरित्र की रचना बिल्हण ने किया था, ये सही है। मूसिक वंश की रचना मोहम्मद फैजल ने नहीं किया था। मूसिक वंश की रचना 11वीं सदी में अतुल ने किया था और इसमें यानी मूसिक वंश में मूसिक वंश का वृतांत का वर्णन किया गया है जिसका शासन उत्तरी केरल में था। तो बी गलत है। राजत रंगिनी की रचना कल्हण ने किया था, ये सही है। रामचरित की रचना संध्याकर नंदी ने किया था, ये भी सही है। गलत बी है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। बलबन ने रक्त और लौह की नीति किसके खिलाफ अपनाई थी? तो बलबन के समय दिल्ली के निकट रहने वाले मेवातियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वे दिल्ली शहर की सीमा तक लोगों को लूटने लगे थे। इन तत्वों से निपटने के लिए बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। लुटेरों को निर्ममतापूर्वक पकड़ कर मारा गया। दिल्ली के आसपास के जंगल काट डाले गए और वहां अनेक फौजी थाने कायम किए गए। बागी गांव नष्ट कर दिए गए। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली की सीमा तक लूटपाट करने वालों के खिलाफ बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। राइट ऑप्शन ए होगा। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठों और निजाम ने मैसूर का साथ दिया था? तो अंग्रेज़ों और मैसूर राज्य के मध्य 4 युद्ध हुए थे। 1767 से 69 तक प्रथम, सेकंड जो हुआ था 1780 से 84,
थर्ड 1790 से 94, और चौथा जो हुआ था 1799 में हुआ था। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, तो पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे और निजाम हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेज़ों के साथ थे। दूसरे में उन्होंने अंग्रेज़ों के विरोध में हैदर अली का साथ दिया था। तीसरे युद्ध में पुनः मराठे और निजाम अंग्रेज़ों के साथ चले गए। चौथे और निर्णायक युद्ध जो कि 1799 में हुआ था, में अंग्रेज़ों का कब्जा मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर हो गया और उस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठों और निजाम ने मैसूर का साथ दिया था। प्रांतों की कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने किस कारण से 1939 में सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था? तो गवर्नरों के हस्तक्षेप के कारण नहीं, गांधी जी का अपमान किए जाने के कारण नहीं, प्रशासनिक अनुभव की कमी के कारण ये भी नहीं, विश्व युद्ध में बिना सलाह भारत को शामिल करने के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया था 22 दिसंबर 1939 को, और उस दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो राइट ऑप्शन डी होगा। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब संपन्न हुआ था? तो ये समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, और उस समझौते के तहत हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई पर सहमति बनी थी। साथ ही भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार भी दिया गया था। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा 5 मार्च 1931 को। सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात निम्न में से किसने की थी? तो सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात इसमें से सर सैयद अहमद खान ने की थी। राइट ऑप्शन ए होगा। और पाकिस्तान शब्द दिया था चौधरी रहमत अली ने 1933 में अपने पंपलेट नाउ और नेवर पेरिश फॉर एवर के माध्यम से। निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने अवंती महाजनपद को मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था? तो वो था शिशुनाग वंश। राइट ऑप्शन डी होगा। शिशुनाग वंश का समय था 412 से 344 ईसा पूर्व लगभग। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सिद्धार्थ गौतम यानी भगवान बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी थी। राइट ऑप्शन बी होगा। अली गौहर ने 1760 ईस्वी में बिहार के किस नगर पर घेरा डाला था? पटना पर घेरा डाला था, और कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने अली गौहर को पटना से भागने पर मजबूर कर दिया था। राइट ऑप्शन बी होगा। औपनिवेशिक शासनकाल में भारतीय महिलाओं की दयनीय स्थिति पर पंडिता रामाबाई ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की थी? तो पंडिता रामाबाई ने द हाई कॉस्ट हिंदू वुमेन नामक पुस्तक की रचना की थी। राइट ऑप्शन ए होगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लीटन के टाइम में हुआ था। बिल्कुल सही है, 1877 में। इंडियन रेलवे की शुरुआत लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में नहीं हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था 1853 में। तो ये गलत है। सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में 1829 में हुआ था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम में नहीं हुआ था, ये गलत है। भारत की द्वितीय जनगणना लॉर्ड रिपन के टाइम में नहीं हुआ था, लैंड्स डाउन के टाइम में हुआ था 1891 में। तो इसमें से सही कौन सा है? ए सही है। राइट ऑप्शन ए होगा। साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं, यह कथन निम्न में से किस नेता का है? तो ये कथन है लाला लाजपत राय का। राइट ऑप्शन बी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित पूर्ववर्ती सार्वजनिक संघों में से कौन सा उनके स्थापना वर्ष के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1837 में हुई थी, ये सही है। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुई थी, ये भी सही है। इन दोनों को यानी लैंड होल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, इन दोनों का विलय करके मिला करके 1852 में नहीं 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, का गठन किया गया था। तो इसमें से सी गलत है, 1852 नहीं 1891 में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुई थी, ये सही है। गलत कौन सा है? सी गलत है। राइट ऑप्शन सी होगा। दिल्ली सल्तनत के अधीन इक्ता प्रणाली के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इक्ता एक क्षेत्रीय अनुदान था, ये सही है। इक्ता धारक को मुक्ति कहा जाता था, ये भी सही है।
राज्य की सेवा के बदले अधिकारियों को इक्ता भूमि दी जाती थी। ये भी सही है। मुक्ति इक्ता की आय का स्वामी होता था, नहीं, मुक्ति इक्ता की आय का स्वामी नहीं होता था। मुक्ति राजस्व में से निजी वेतन और अपने द्वारा नियुक्त सैनिकों के वेतन के बराबर भाग को अपने पास रखकर शेष राशि को शाही खजाने में जमा कर देता था। इस कारण से मुक्ति इक्ता की आय का स्वामी नहीं होता था। डी गलत है। इक्ता प्रणाली की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने की थी और मुक्ति को इक्ता की आय वसूलने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो इसमें से डी गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में पटना में हुई थी, राइट ऑप्शन बी होगा। और इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश, महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता पर इन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे। तो पूना समझौता पर डिप्रेस्ड क्लास की तरफ से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और अपर क्लास की तरफ से मदन मोहन मालवीय, ये दो लोग उस डॉक्यूमेंट पे साइन किए थे। ये दो लोग उस डॉक्यूमेंट पे साइन किए थे, तो बी.आर. अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय। लेकिन ये समझौता हुआ था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, लेकिन उस डॉक्यूमेंट पे डिप्रेस्ड क्लास की तरफ से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और अपर कास्ट के तरफ से के बिहाफ पे मदन मोहन मालवीय साइन किए हुए थे। राइट ऑप्शन बी होगा, सी होगा। मौर्य काल में प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्रा थी, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, कलिंग की राजधानी तोसली थी, अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी, राइट ऑप्शन ए होगा। बाजार नियंत्रण की नीति के लिए प्रसिद्ध दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के और भी कार्य हैं। अलाउद्दीन खिलजी भूमि की पैमाइश, कर लगान वसूल करने वाला प्रथम सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी ने चराई, घर एवं झोपड़ी पर भी कर लगाया। अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में शासनकाल में भू राजस्व की दर 50% थी। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान-ए-मुस्तखराज विभाग की स्थापना की थी। तो बाजार नियंत्रण की नीति के लिए प्रसिद्ध दिल्ली सल्तनत का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, राइट ऑप्शन सी होगा। दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ था। तो दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ था निजामुल मुल्क आसफ जाह को। निजामुल मुल्क आसफ जाह ने ही 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ की स्थापना की जो कांग्रेस पूर्व राष्ट्रवादी संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण था? तो कांग्रेस पूर्व राष्ट्रवादी संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने जुलाई 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इसमें से दो लोग सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, तो मोर देन वन हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण के मुख्य नेता या आधुनिक भारत का प्रथम नेता कहा जाता है? राजा राममोहन राय को कहा जाता है, राइट ऑप्शन डी होगा। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ में थी, राइट ऑप्शन ए होगा। कथन, कांग्रेस अपने पतन की ओर बढ़ रही है और भारत में रहते हुए मेरी यह बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं उसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये कथन है लॉर्ड कर्जन का, राइट ऑप्शन डी होगा। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत तक गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने कितने चुने हुए अनुयायियों के साथ अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा के साथ की थी? तो 78 अनुयायियों के साथ में, राइट ऑप्शन ए होगा। जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में किसके बारे में लिखा था कि एक दिन आएगा जब भारत भी उसे याद करेगा और उसे संजोएगा?
तो जवाहरलाल नेहरू ने रानी गौडीरल्लू के बारे में ये बातें कही थी। राइट ऑप्शन सी होगा। रहनुमाई मजदयासन सभा किस धर्म में सुधार के लिए आंदोलन था? तो ये पारसी धर्म में सुधार के लिए आंदोलन था। राइट ऑप्शन ए होगा। किन लोगों ने इसकी शुरुआत की थी? एस बंगाली, दादा भाई नौरोजी, फरदौजी नौरोजी आदि लोगों ने मिल करके इस रहनुमाई मजदयासन सभा की शुरुआत की थी। किसके द्वारा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी? तो अकबर शाह सेकंड के द्वारा। राइट ऑप्शन बी होगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू ने कांग्रेस से आग्रह किया कि वह समाजवाद को अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार करें और खुद को किसानों और मजदूर वर्ग के करीब लाएं? तो वो था लखनऊ का 1936 का अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन 1936 का लखनऊ अधिवेशन। राइट ऑप्शन ए होगा। इंडियन स्ट्रगल निम्न में से किस राजनेता की पुस्तक है? तो इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है और इस पुस्तक का प्रकाशन 1934 में हुआ था। इस पुस्तक में सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था कि यदि महात्मा गांधी तानाशाह स्टालिन, मुसोलिनी या हिटलर की भाषा में बोलते तो उन्हें सुना और समझा जाता और उनके सम्मान में सिर झुकाए जाते। राइट ऑप्शन डी होगा, सुभाष चंद्र बोस। फरवरी 1927 में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से ब्रसेल्स में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों से राजनीतिक निर्वासितों और क्रांतिकारियों द्वारा आयोजित कांग्रेस राष्ट्रीयताओं ऑपरेस्ट नेशनलिटीज में किसने भाग लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। राइट ऑप्शन बी होगा। कांग्रेस अपने स्थापना के समय से ही अफ्रीका और एशिया में ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए भारतीय सेना और भारत के संसाधनों के उपयोग का विरोध करती थी। इसने धीरे धीरे साम्राज्यवाद के प्रसार के विरोध पर आधारित एक विदेश नीति विकसित कर ली थी। फरवरी 1927 में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू आर्थिक या राजनीतिक साम्राज्यवाद से पीड़ित एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों से राजनीतिक निर्वासन और क्रांतिकारियों द्वारा आयोजित ब्रसेल्स में उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं की कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस को साम्राज्यवाद के खिलाफ उनके साझा संघर्ष में समन्वय और योजना बनाने के लिए बुलाया गया था। यूरोप के कई वामपंथी बुद्धिजीवी और राजनीतिक नेता भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बिहार में द्वैध शासन व्यवस्था इस वर्ष लागू की गई थी। तो बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। राइट ऑप्शन ए होगा। बौद्ध ग्रंथों में किस मगध शासक को उग्रसेन कहा गया है? तो बौद्ध ग्रंथों में महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा महापद्मनंद, डी। पटना में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में हुई थी। राइट ऑप्शन सी होगा। पीर अली को 4 जुलाई 1857 को गिरफ्तार कर लिया गया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 12 जून को रोहिणी से हुआ था और ये पटना में 3 जुलाई को हुआ था। 4 जुलाई को पीर अली को गिरफ्तार कर लिया गया था और 7 जुलाई को उन्हें हैंग कर दिया गया था, फांसी दे दी गई थी। उस समय पटना का कमिश्नर टेलर था। इसके बाद साइंस के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। साइंस के 30 क्वेश्चंस, इसका डिस्कशन मैं दूसरे वीडियो में कर चुका हूं। यदि आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र है? तो सर्वाधिक है पश्चिम चंपारण में 3 वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र है। और वहीं जमुई की बात की जाए तो जमुई में 2 है, मुंगेर में 1 है और बेगूसराय में भी 1 है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेपाल को पूर्व से पश्चिम तक स्पर्श करने वाले बिहार के निम्नलिखित जिलों को व्यवस्थित करें। तो बिहार में 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। पूरब से पश्चिम की ओर उनका जो क्रम है वो है, सबसे पहला है, सबसे पूरब में मतलब है किशनगंज, उसके बाद अररिया, उसके बाद सुपौल, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद पूर्वी चंपारण एंड देन सबसे पश्चिम में जो है वो पश्चिम चंपारण है। तो इसमें से सबसे पूरब में हो जाएगा अररिया, उसके बाद में हो जाएगा सुपौल, उससे पश्चिम में हो जाएगा मधुबनी, उससे पश्चिम में होगा सीतामढ़ी। क्योंकि जो पूरब से पश्चिम जो क्रम है वो है किशनगंज, अररिया, सुपौल, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण।
तो इसमें से डी ऑप्शन सही हो रहा है, 4312। निम्नलिखित में से कौन देश लाल सागर से स्पर्श करता है? तो लाल सागर को स्पर्श करता है अफ्रीका महाद्वीप के सूडान, मिस्र, इरिट्रिया एवं जिबूती और एशिया का सऊदी अरब एवं यमन। तो इसमें से यमन, मिस्र एवं सूडान हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। ग्रेट लेक्स में से निम्नलिखित में से कौन सा झील शामिल नहीं है? ग्रेट लेक्स में निम्नलिखित में से कौन सा झील शामिल नहीं है? तो ग्रेट लेक्स बनता है 5 झीलों के मिलने से, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी एवं ओंटारियो। विनिपेग झील इसमें शामिल नहीं है, राइट ऑप्शन डी होगा। बिहार के कितने जिले भूकंपीय क्षेत्र 5 में आते हैं? तो बिहार के 8 जिले भूकंपीय क्षेत्र 5 में आते हैं, जिसमें से 2 जिला मधुबनी और सुपौल पूरी तरीक़ा से भूकंपीय क्षेत्र 5 में आता है, यानी सिस्मिक जोन 5 में आता है। 24 जिले सिस्मिक जोन 4 में आते हैं और 6 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 6 जिले, वो सिस्मिक जोन 3 में आते हैं। तो इसमें से 8 हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी। निम्नलिखित जलोढ़ निक्षेपों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो जलोढ़ निक्षेपें जो है उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित हैं, भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। और जलोढ़ को 2 भागों में बांटा गया है, खादर और बांगर। तो इसमें से हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा भाबर, देन तराई, 4-1 सिर्फ बी में ही आ रहा है, 4-1। उसके बाद में बांगर आ जाएगा, उसके बाद में खादर आएगा। तो राइट ऑप्शन बी होगा। प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है, ये सही है। पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करते हैं, ये भी सही है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, 1, 2, 3, डी ऑप्शन सही होगा। दक्षिण बिहार के मैदान की कौन सी नदी 2 नदियों के संगम से बनती है? तो इसमें से फल्गु नदी जो है, ये 2 नदियों निरंजना और मोहना, इन 2 नदियों यानी निरंजना और मोहना नदियों के संगम से बनती है फल्गु नदी, राइट ऑप्शन बी होगा। समताप मंडल में 20 किलोमीटर ऊंचाई के बाद तापमान में अचानक वृद्धि होने लगती है, जिसका कारण है? तो समताप मंडल में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। 20 किलोमीटर ऊंचाई के बाद में ओजोन लेयर आती है और ओजोन लेयर जो है अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जर्व कर लेती है, जिसके कारण से टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो सडन टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है, किसकी उपस्थिति के कारण? ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जर्व कर लेती है, यूवी रेज को। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय का विस्तार किन 2 नदियों के बीच में है? तो ये सिंधु एवं सतलज नदियों के बीच में है, राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार का द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कैमूर में पाया जाता है और उसके बाद सेकंड स्थान पे आता है पश्चिम चंपारण, राइट ऑप्शन सी होगा। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, राइट ऑप्शन बी होगा। सहारा मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा को मिस्र में किस नाम से जाना जाता है? खमसीन के नाम से जाना जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में ताल मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में ताल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण में 8-10 किलोमीटर एक चौड़ी पट्टी के रूप में मिलता है। तो इसमें से गया तो नहीं आएगा, जहानाबाद भी नहीं आएगा, नवादा भी नहीं आएगा, मुंगेर आएगा, राइट ऑप्शन डी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की संख्या कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? 8.6% है, राइट ऑप्शन डी होगा। अभ्रक का उत्पादन बिहार के किस जिले में नहीं होता है? तो गया में होता है, नवादा में भी होता है, जमुई और मुंगेर में भी अभ्रक का उत्पादन होता है, लेकिन कैमूर में नहीं होता है, राइट ऑप्शन डी होगा। बिहार के किस जिले में बाल लिंग अनुपात सर्वाधिक है? बिहार में ओवरऑल यदि बाल लिंग अनुपात की बात करें तो बाल लिंग अनुपात है 935, जिसमें से किशनगंज में है 971 सबसे ज़्यादा,
तो किशनगंज हो जाएगा सबसे ज़्यादा, राइट ऑप्शन ए होगा। कटिहार का बाल लिंग अनुपात है 961 और किशनगंज का है 971। ओवरऑल लिंग अनुपात की बात करें, सेक्स रेशियो की बात करें तो गोपालगंज का सबसे ज़्यादा है, कितना है 1021 है, लेकिन किशनगंज का बाल लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत दुनिया में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह दुनिया के कुल अबरक भंडार का यहाँ पे 80% तक भंडार है। भारत जो है दूध, दालों और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, वहीं चावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली, सब्जियां, फल और कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है, जूट का भी सबसे बड़ा उत्पादक है और दूध का भी सबसे बड़ा उत्पादक है, दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के मामले में देश में बिहार का एकाधिकार है? तो पाइराइट के उत्पादन के मामले में बिहार का एकाधिकार है, सर्वाधिक उत्पादन यही होता है, राइट ऑप्शन सी होगा। भारत में जलोढ़ मृदाएँ यानी एलुवियल सॉइल कितने प्रतिशत भूभाग पर पाए जाते हैं? तो लगभग 40% भूभाग पर पाए जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा 40 से 45। किस देश ने FIH हॉकी विश्व कप 2023 जीता? तो जर्मनी ने जीता था बेल्जियम को हरा करके, राइट ऑप्शन ए होगा। सागर सम्राट जिसे हाल ही में पुनः राष्ट्र को समर्पित किया गया है तो ये मोबाइल अपतटीय उत्पादन इकाई है, मोबाइल अपतटीय उत्पादन इकाई, राइट ऑप्शन डी होगा। किस देश के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओडेसा को संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में विश्व विरासत की खतरे की सूची में शामिल किया गया है? तो ओडेसा जो है यूक्रेन का शहर है, राइट ऑप्शन ए होगा, ओडेसा। किस संगठन ने एक पुनर्गठित निधि आपके निकट कार्यक्रम के माध्यम से देश के सभी जिलों में एक व्यापक जिला आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो है EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, EPFO, राइट ऑप्शन सी होगा। भारत ने हाल ही में मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 12 चीतों के स्थानांतरण के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो नामीबिया से तो लाया जा चुका है, दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, राइट ऑप्शन बी होगा। यहाँ से 12 चीते आएंगे, नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे 17 सितंबर 2022 को। किस राज्य का सख्य सागर रामसर स्थल एक आक्रामक जलीय पौधे की मोटी परत के नीचे लगभग गायब हो गया है? तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक कृत्रिम झील एक आक्रामक जलीय पौधे की मोटी परत के नीचे लगभग गायब हो गई है, जिससे जल निकाय की जैव विविधता को खतरा पैदा हो गया है। शंख सागर को जुलाई 2022 में रामसर साइट घोषित किया गया था। तो वो झील का नाम है शंख सागर, मध्य प्रदेश में स्थित है, राइट ऑप्शन सी होगा। सूर्य और सौर कोरोना का निरीक्षण करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो आदित्य L1 उसका नाम रखा गया है, इसरो उसको लॉन्च करेगी, आदित्य L1, राइट ऑप्शन डी होगा। किस राज्य की नदी घाटी में शोधकर्ताओं ने लेमेटा फॉर्मेशन से टाइटनोसॉरस से संबंधित कुल 256 जीवाश्म अंडे खोजे हैं? तो ये जीव जो था ये सबसे बड़े डायनासोरों में से एक था और ये खोजा गया है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में, राइट ऑप्शन डी होगा। किस संगठन ने वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2023 लीविंग नो वन बिहाइंड इन एजिंग वर्ल्ड प्रकाशित किया है? तो वो प्रकाशित किया है आर्थिक और सामाजिक मामलों के संयुक्त राष्ट्र विभाग यानी इकोसॉस ने, राइट ऑप्शन डी होगा। इस रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 1.6 अरब तक पहुंच जाएगी, जो कि टोटल वैश्विक आबादी की 16% होगी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम है वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान, राइट ऑप्शन ए होगा, वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान ए।
1 जनवरी 2023 से शुरू की गई पात्र लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का क्या नाम दिया गया है? तो उसका नाम दिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। राइट ऑप्शन ए होगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। 10 जनवरी 2023 को विराट कोहली ने घरेलू सरजमी पर कितने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो 24 वनडे शतक, 24 नहीं 20 वनडे शतक, 20 वनडे शतक राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार सरकार ने राज्य में प्रथम चरण का जाति आधारित गणना कराई। तो प्रथम फेज इसका हुआ था 7 जनवरी से 21 जनवरी तक, 7 जनवरी से 21 जनवरी तक राइट ऑप्शन ए होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने कितने राज्यों से लोकसभा चुनाव जीता था? तो 3 राज्यों से उन्होंने चुनाव जीता था। 2 बार मध्य प्रदेश के जबलपुर से, 1 बार उत्तर प्रदेश के बदायूं से और 4 बार बिहार के मधेपुरा से। तो यहाँ पे 3 स्टेट से राइट ऑप्शन सी होगा। पुलिस पब्लिक अनुपात में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है। पुलिस पब्लिक अनुपात में बिहार का 12वां स्थान है, राइट ऑप्शन ए होगा। राज्य में प्रति 1 लाख जनता पर पुलिस बल का अनुपात है 115 से 120, जिसे बढ़ाकर 165 से 70 किया जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में जो है 1 लाख जनता पर पुलिस बल का अनुपात 115 से 120 है। हाल ही में नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की है। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में भारत के टॉप 5 जिलों में बिहार के 2 जिले हैं। तो बिहार के 2 जिले हैं बांका और कटिहार, राइट ऑप्शन ए होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। ये सही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में वनावरण में 0.22% की वृद्धि हुई है। ये भी सही है। ISFR 2021 में ISFR 2019 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक कमी नागालैंड में हुई है, नहीं अरुणाचल प्रदेश में हुई है। ये गलत है, तीसरा गलत है। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वृक्षावरण क्षेत्रफल महाराष्ट्र में है। ये सही है। इसमें से तीसरा गलत है। सही कौन सा है? 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 राइट ऑप्शन डी होगा। भारत में किस INS द्वारा अरब सागर में सबसे गहरा बचाव यानी निस्तारण किया गया था? तो INS निरीक्षण विभिन्न गोताखोरी कार्यों का हिस्सा रहा है और देश में 257 मीटर की गहराई तक सबसे गहरे गोता लगाने का रिकॉर्ड इसके नाम रहा है। तो इसमें से हो जाएगा डी INS निरीक्षक। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपना पहला ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध किया है। इंदौर नगर निगम से सूचीबद्ध किया है, राइट ऑप्शन ए होगा। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित तुर्की को मानवीय सहायता प्रदान की है? तो ऑपरेशन दोस्त के तहत, राइट ऑप्शन डी होगा। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन से राज्य क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे? तो पहले स्थान पर रहा था महाराष्ट्र। उसे 56 स्वर्ण पदक सहित कुल 161 पदक मिले थे। हरियाणा को कुल 128 पदक मिला था, जिसमें से 41 स्वर्ण, 32 रजत और 55 कांस्य पदक था। ये उप विजेता रहा था। और मध्य प्रदेश को 96 पदक मिले थे, जिसमें से 39 स्वर्ण, 30 रजत और 27 कांस्य पदक था। और ये दूसरा उप विजेता था। तो इसमें से डी ऑप्शन सही होगा। महाराष्ट्र पहले स्थान पे रहा, हरियाणा सेकंड और मध्य प्रदेश थर्ड पे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड 246 किलोमीटर लंबा है। ये सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1586 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इसकी लंबाई 1586 नहीं 1386 होगी।
तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। यह 6 राज्यों से होकर के गुजरेगी, 6 नहीं 5 राज्यों से होकर के गुजरेगी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, तो केवल 1 सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। भारत के प्रधानमंत्री को 8 फरवरी 2023 को संसद में एक विशेष हल्के नीले रंग की बिना आस्तीन की सादरी जैकेट पहने देखा गया, जैकेट बना था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में प्लास्टिक की बोतलों से पुनर्नवीनीकरण सामग्री से बने हल्के नीले रंग की सादरी जैकेट पहनी थी। बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक के दौरान इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा उन्हें यह जैकेट भेंट की गई थी। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक की बोतलों से, राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में नियुक्त राज्यपालों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जुम्न सही नहीं है। गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल बने हैं, ये सही है। सीपी राधाकृष्णन मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने हैं, नहीं। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल बने हैं। रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं, ये सही है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के राज्यपाल बने हैं, ये भी सही है। इसमें से गलत कौन सा है, तो बी गलत है, राइट ऑप्शन बी होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरू जिले में देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर कारखाने का उद्घाटन किया, राइट ऑप्शन बी होगा, तुमकुरू। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के फुल सिलेबस के फर्स्ट टेस्ट के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।